हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये है हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी यानी कि ज्योग्राफी, जिसका है आज हमारा लास्ट चैप्टर। और आज हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी हिस्ट्री या पॉलिटी। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो मैं स्टार्ट कर दूँगी, या तो हिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी या फिर पॉलिटी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलेंगे अपने चैप्टर की ओर, जानेंगे कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन डालेगा और किस तरह से वो स्टेटमेंट को घुमा सकता है, कैसे वो लैंग्वेज को घुमाएगा, किस तरह से क्वेश्चन घुमाएगा और स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे बनाएगा। तो इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो अच्छे से हर चीज़ को रिविजन करते हुए चलना और अपनी चीज़ें कंप्लीट करते रहना। ठीक है, तो ये 9th चैप्टर है। ये क्या है? रेगिस्तान में जीवन। तो आज हम रेगिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे ही आपके माइंड में रेगिस्तान बोलो तो आपके माइंड में या एक मैप बनता है। वो मैप बनता है एक बालू भरी, धूल भरी जगह, सूखा, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं, बहुत तेज़ धूप। तो इस तरह की एक आपके माइंड में क्या होती है, इमेज डेवलप हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में रेगिस्तान का नाम सुनते हुए ठंडे प्रदेश का मैप नहीं बनता है कि अगर आपने कहा रेगिस्तान तो आपको वो बालू और वो धूल मिट्टी ही आपके माइंड में इमेज बनेगी। बट कभी भी ठंडे प्रदेश के लिए रेगिस्तान का नाम सुनते हुए इमेज नहीं बनेगी। तो जानेंगे कि ये ठंडे प्रदेश में रेगिस्तान कैसे होता है और गर्म प्रदेश में रेगिस्तान कैसे होता है। तो रेगिस्तान दोनों ही तरह के होते हैं, एक ठंडा रेगिस्तान होता है, एक गर्म रेगिस्तान होता है। तो दोनों चीज़ों को इस एनसीईआरटी में हम टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। तो ये आपने पहले पढ़ चुके हो 5th चैप्टर में कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाता है। मवेशी क्या होते हैं? मवेशी आपके जानवर होते हैं, उन्हें मवेशी कहते हैं। जैसे गाय भैंस हो गए चारा चरने वाले, तो ये हो जाते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं और जो कुछ बर्फ की तरह ठंडे, यानी कि कुछ क्या है, कुछ तो वो स्थान आग की तरह क्या है आपके गर्म हो जाते हैं, देन दूसरे हो जाते हैं बर्फ की तरह ठंडे। जैसा हमने आपको बताया कि ठंडे और गर्म दोनों तरह के रेगिस्तान होते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होता है। जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे आपका क्या होगा, कम वर्षा होगा, विरल वनस्पति, विरल मतलब घनी वनस्पति नहीं होगी, विरल होगी। ठीक है, तो विरल वनस्पति होगी। और क्या होगी, चरम तापमान, चरम यानी कि अत्यधिक तापमान हो जाता है। ठीक है, तापमान के आधार पर रेगिस्तान को गर्म या ठंडे हो सकते हैं, यानी कि तापमान जो टेम्परेचर है उसके आधार पर हमारे रेगिस्तान है जो वो आपका ठंड यानी कि डेजर्ट आपका कोल्ड एंड वार्म दोनों हो सकता है, कोल्ड एंड हॉट दोनों हो सकता है, या गर्म या ठंडे दोनों हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो आप लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो इनमें से कई बच्चे होंगे जिन्हें आज तक ये नहीं पता होगा कि ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा है, हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, अब देखो रेगिस्तान क्या होता है, बेसिकली आप लोग जानते होंगे बट मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। ठीक है, यह एक शुष्क प्रदेश होता है। शुष्क मतलब यहाँ पे धूप वगैरह रहती है, बारिश नहीं होती है, शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति होती है। तो क्या ध्यान रखना, जो रेगिस्तान है वो क्या है, शुष्क प्रदेश है। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पे अत्यधिक ताप यानी कि अत्यधिक उच्च और अत्यधिक निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। तो तापमान कैसा होता है, अत्यधिक हाई भी हो सकता है, जो टेम्परेचर है वो आपका हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो उन्हें
तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड मतलब ज़्यादा टेम्परेचर भी होगा और निम्न टेम्परेचर भी होगा, यानी कि हाई एंड लो दोनों ही टेम्परेचर रेगिस्तान में होते हैं। इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हम पहले बात करते हैं अपने गर्म रेगिस्तान के बारे में, जो कि आप लोग सब जानते हो, ठीक है। गर्म रेगिस्तान क्या होता है, गर्म रेगिस्तान क्या है। जैसे ही गर्म रेगिस्तान का नाम आता है तो हमारे माइंड में सहारा रेगिस्तान का मैप आ जाता है। सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है अपना, जो सहारा है वो विश्व का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाता है। अब इसकी विशेषता जानेंगे। बेसिकली इसकी जो विशेषताएं होती हैं उन्हें ही स्टेटमेंट में वो डालता है, और उन्हीं विशेषताओं में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए मैं जो भी उनकी विशेषताएं होती हैं उन्हें मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाती हूँ या मल्टीपल टाइम दोहराती हूँ, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर बैठ जाएं, ठीक है। तो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो मैंने कल बताया था, अमेजन रिवर भी तो अफ्रीका के महाद्वीप से निकली हुई है, तो मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाया था। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाएं। तो आप ध्यान रखेंगे जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, वो उत्तरी अफ्रीका के भूभाग पर फैला हुआ हमारा क्या है, सहारा रेगिस्तान है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो सहारा रेगिस्तान है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाता है। इसकी जो कितनी जगह पर फैला हुआ है, तो ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी कि 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह फैला हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल हो जाता है 3.2 लाख। तो इसका मतलब आप देख सकते हो कि जो सहारा रेगिस्तान है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि हमारे भारत से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये 8.54 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है और हमारा भारत 3.2 में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। जो सहारा रेगिस्तान है वो आपका 11 देशों से क्या है, घिरा हुआ है। तो ये देश आपसे पूछ सकता है, इनमें से कोई अलग देश डाल देगा। मान लो जो 11 देश हैं वो मैं आपको उन देशों के नाम बता देती हूँ। तो वो आपका हो जाता है फर्स्ट अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीसिया एवं पश्चिम सहारा। तो ये 11 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर वो टफ करेगा तो वो क्या करेगा कि पहले तो वो स्टेटमेंट देगा कि जो सहारा रेगिस्तान में जो देश हैं वो अल्जीरिया, चाड, मिस्र और लीबिया से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान। फिर वो अगर ये तो सही हो जाएंगे, यानी कि उसने दिया अल्जीरिया, चाड, सूडान, पश्चिमी सहारा से हमारा सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है, तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। बट वहीं पर उसने क्या किया, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, जापान से घिरा हुआ है। तो जापान तो इन 11 देशों में नहीं है कहीं 11 देशों में नहीं है। तो जब जापान नहीं है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऐसे ही वो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, जो मैं अभी बात कर रही थी। जैसे ही रेगिस्तान का नाम लो आपके माइंड में रेत का मैप बनने लगता है, ठीक है। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। जो सहारा है वो क्या है, वो एक बालू की विशाल परतों से कैसा है, ढका हुआ है। और इसके अलावा, यानी कि ही नहीं वरन मतलब इसके अलावा वहाँ बजरी के मैदान, किसके, बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने सतह वाले उत्तठित यानी कि उठे हुए पठार भी हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ वो क्या है, वो विशाल परतों से, बालू की विशाल परतों से क्या है, हमारा ढका हुआ है। देन फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे बजरी के मैदान भी हैं, और क्या है वहाँ नग्न चट्टाने, उत्तठित मतलब उठे हुए पठार भी हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। ये चट्टाने सतहें कुछ स्थानों पर मतलब कि 250 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। जो चट्टाने हैं सहारा रेगिस्तान में, तो कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी ऊंची हैं। तो ये आप चित्र देख पा रहे होगे। तो ये जो परतें सी दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, बालू की परतें हैं जो यहाँ जम चुकी हैं। फिर देखो ये देखो, ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं, और ये ऐसे ये क्या हो जाते हैं आपके उत्तठित यानी कि उभरे हुए पठार बन जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं आपसे लाइक शेयर करवाऊँ, और आपका ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आप लाइक शेयर करते रहें। तो ये देखिए दक्षिण अफ्रीका है, और ये है हमारा सहारा डेजर्ट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। सहारा मरुस्थल किस कलर में दिखाया गया है, ऐसे
इस कलर में। तो ये है हमारा सहारा मसूल। क्या कह रहा था, जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में, तो ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के ऊपरी क्या होता है, उत्तर होता है, और इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। ये तो मैं अर्थ में आपको बता चुकी हूँ, अर्थ वाले चैप्टर में। तो अफ्रीका के उत्तर दिशा में क्या है, आपका सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ही ये देश दिखाई देते हैं, देखना 1 मिनट। तो आप देख पा रहे होगे, देखो नाइजीरिया, चाड, सूडान हैं, और लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, मैरियाताना, ट्यूनीसिया, ये सारे ही देश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना, एक बार मैप में ही देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सीरीज में भी नाम लगाने को आ जाता है, कैसे भी आ जाता है, तो वो आप लोग चीज़ टैकल कर लोगे अगर आपको मैप से क्लियरिटी है तो। ठीक है, तो मैप से ही देख लेना, ये वाला मैप देख लेना। मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ NCERT की। अगर जिस बच्चे के पास NCERT नहीं है तो वो टेलीग्राम चैनल से PDF पढ़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो आज का सहारा रेगिस्तान है, एक समय में पूर्णतः हरा भरा होता था। तो इस चीज़ को देखकर सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी। जब हमने पहली बार ये चीज़ें हमें पता चली थी तो हमें भी इस चीज़ पर हैरानी हो रही थी कि यहाँ पे पहले हरा भरा था, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतना गर्म और इतना मतलब यहाँ पे कुछ वनस्पति वगैरह नहीं रह गई। तो आपने NCERT अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन डाल देता है, स्टेटमेंट में अगर रेगिस्तान की विशेषता में डाल देगा कि रेगिस्तान पहले हरा भरा था, तो आपने तो पढ़ लिया, तो आप क्या करोगे, आप सही कराओगे। पर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो क्या करेंगे, वो रॉन्ग ही करके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पहले रेगिस्तान में जो भूमि थी पहले कैसी थी, हरी भरी थी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो आज का रेगिस्तान है वो एक समय पूर्णतः कैसा था, हरा भरा था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, यहाँ से जो गुफाएं मिली हैं वहाँ से चित्र मिले हैं, वहाँ पे नदियाँ, मगर पाए जाते हैं, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ की क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन ने यहाँ पे क्या किया, ये शुष्क प्रदेश बना दिया। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं सहारा की जलवायु। तो सहारा की जलवायु कैसी है, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। तो सबको पता है भाई जलवायु कैसी है, अत्यधिक गर्म और शुष्क है। और वर्षा ऋतु में अल्पकाल के लिए जो वर्षा होती है वो अल्पकालीन, यानी कि बहुत ही छोटी मात्रा में वर्षा यहाँ पे होती है। यहाँ पर आकाश कैसे होते हैं, बादल रहित और निर्मल होते हैं। नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। जो नमी है वो क्या आती है, संचय नहीं होती है, वो वाष्पित यानी कि वाष्प बन के उड़ जाती है। जब नमी वाष्प बन के उड़ जाएगी तो बारिश कैसे कराएगी, नहीं कराएगी ना। तो दिन में जो दिन में है वो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। जो वहाँ के दिन है सहारा रेगिस्तान के, वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं। दिन के समय तापमान कितना पहुँच जाता है आपका, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। आप सोचो 50 डिग्री से भी ऊपर पहुँच रहा है तो कितनी गर्मी होती होगी वहाँ, है ना। तो जिससे रेत और जो नग्न चट्टानें हैं वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। इसके विपरीत तापमान इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है। और ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। और रातों की बात कर रहा है। रातें कैसी होती हैं, रातें यहाँ की अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो यहाँ के जो दिन होते हैं वो अत्यधिक गर्म होते हैं और रातें क्या हो जाती हैं, अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बॉक्स को टैकल करने वाले हैं, बॉक्स पढ़ेंगे, बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस देखा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ का तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस हुआ था, तो वो हो जाता है आपका कहाँ का, सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में, अल्जीरिया क्षेत्र में, त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में। तो अल्जीरिया क्षेत्र के त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण भाग में सबसे ज़्यादा तापमान कितना मापा गया है, 57.7 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनमें से अल्जीरिया, त्रिपोली, लीबिया कोई भी नाम आता है पर आपको ये ध्यान रखना है किस भाग में, दक्षिणी भाग में। अगर उसने क्या किया कि अल्जीरिया क्षेत्र के त्रिपोली लीबिया में लीबिया के पूर्वी भाग में स्थित तापमान को
7.7 डिग्री मापा गया है, तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने दक्षिण के स्थान पे क्या कह दिया? पूर्वी, तो वहीं पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे किसके बारे में पढ़ना है हमें? वनस्पति और प्राणी जात के बारे में पढ़ना है। वहाँ की वनस्पति कैसी है, प्राणी कैसे हैं वहाँ के, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस क्या होता है? आपका कैक्टस होगा, खजूर के पेड़, अकेसिया पाए जाते हैं। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमें ऐसे पेड़ मिलते हैं जो कांटेदार होते हैं। तो आपका कैक्टस हुआ, खजूर हुआ, अकेसिया हुआ, वहाँ पे मिलते हैं। अब पत्ती वाले पौधे क्यों नहीं मिलते हैं? पत्ती वाले पौधों में क्या होता है? पत्तियाँ क्या करती हैं? हमारे वाष्पोत्सर्जन करती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जब पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन करेंगी तो पानी क्या होगा? पानी वहाँ से और ज़्यादा कम होता जाएगा। पर ये जो पेड़ हैं ये कैसे होते हैं? ये आपके कांटेदार पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? कांटेदार पौधे होते हैं। तो इनसे क्या होता है? इनसे क्या होता है? पानी की कमी में भी ये बने रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि कुछ स्थान पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरा हरित दूब पाए जाते हैं। यानी कि कुछ स्थान पर जो मरुधान है वहाँ पे क्या है? खजूर के पेड़ से घिरे हरित दूब भी पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मन से पढ़ते रहिएगा और अपना इस बार सीटेट क्वालिफाई करिएगा, ठीक है। और क्या है? और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? और यहाँ पे ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप जैसी विभिन्न प्रजातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के मुख्य जीव जंतु हो जाते हैं। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। और ये सारा रेगिस्तान है, इनके बारे में मैंने विशेषताएं बार बार आपको रिवाइज करवा दी हैं, तो ये आपके माइंड में बनी रहेंगे। इन्हें ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेटा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ समझाने वाली है वो उसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ, जिससे हमारे बच्चे परेशान ना हो और अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकें और अपना एग्ज़ाम निकाल सकें। बस मेरी हर टीचर की यही अच्छा होती है कि वो जो इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो मेरी दुआ है आप लोगों को कि आप इस बार आपका सीटेट क्वालिफाई हो और मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट हो कि मैम मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बस मैं उसी दिन के लिए ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे पास सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऑलरेडी मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, अपना घर का काम संभालना, बच्चों को संभालना, फिर अपनी पढ़ाई करना, फिर ये क्लास बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बट मेरा बस मोटिव यही है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, जिनके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, पैसों की वजह से वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें भी इस क्लास से बेनिफिट मिले। और मेरी मानो तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, बैच लेते हैं, जितना डिटेल आपको एनसीईआरटी डिस्कशन में पता चलता है उतना डिटेल आपको क्लासेस में नहीं पता चलता है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको बुक नहीं लिखाएगा, बुक से मेन पॉइंट ही लिखाएगा। जब आप बुक से डायरेक्ट पढ़ रहे हो, हर लाइन को पढ़ रहे हो, हर लाइन को समझ रहे हो, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो ये आपकी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही एफर्ट के साथ बनाई जा रही है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बहुत किया मैंने अपने चैनल का प्रमोशन, अब आप लोग आइए पढ़िए, ठीक है। तो प्रमोशन नहीं, ये सच्चाई है, बहुत ही एफर्ट के साथ ये सीरीज मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। जो सारा रेगिस्तान था वहाँ से वैज्ञानिकों को क्या मिले थे? मछली के कंकाल भी मिले थे। अब यहाँ के लोग यानी कि लोग बाग यहाँ कैसे रहते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु, भाई जब गर्मी है तो क्या है? कष्टकारी जलवायु है। ये विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ के बहुत से समुदाय यहाँ पे रहने लगे हैं। आज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है और जिसके वजह से लाइट नहीं आई है, पूरी रात ऐसे ही बिना लाइट के निकली है। तो समझ सकती हूँ मैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी, ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, यानी कि जो कष्टकारी जलवायु है, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें से एक तो हो जाता है आपका बेदुइन, एक हो जाता है तुआरिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन बनता है कि बेदुइन और तुआरिंग नामक समुदाय कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये चलवासी जनजाति वाले ये लोग क्या करते हैं? बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है? दूध मिलता है। इनकी खाल से ये क्या करते हैं? पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए इनका करते हैं चमड़े से बनाते हैं, ठीक है।
और पशुओं के जो बाल होते हैं उनसे क्या करते हैं, चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए यूज करते हैं। धूल भरी आंधियों यानी कि धूल भरी आंधी, गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं, यानी कि मजबूत वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्म जलवायु होती है और धूल भरी आंधियाँ आती हैं, तो इसलिए इन्हें भी भारी कपड़े पहनने पड़ते हैं, जैसे हम लोग सर्दी में पहनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है सहारा मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद मिलती है, यानी कि जो नील नदी है सहारा रेगिस्तान में, जो मरुधान मतलब रेगिस्तान, तो सहारा रेगिस्तान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। जो वहाँ के लोग हैं उनके निवास में कौन सी घाटी मदद करती है, नील घाटी, क्योंकि यहाँ से उन्हें क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। ठीक है, यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खजूर के पेड़, चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ जाता है, जो अगर क्वेश्चन बनता है कि वह कपास जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो कहाँ उगाई जाती है, तो मिस्र में उगाई जाती है। फिर क्या होता है, तेल की खोज ने, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन को अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। यानी कि जो तेल की खोज है संपूर्ण विश्व में, इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो गई है और जो इसका उत्पाद है वो कहाँ होता है, वो अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होता है। इसी कारण अल्जीरिया और लीबिया, मिस्र में होता है किसका उत्पाद, तेल का, और तेल की मांग है बहुत ज़्यादा। तो इसी कारण से रेगिस्तान का जो रेगिस्तान में क्या हुआ, बहुत से चेंजेज आए हैं। अब कहोगे मैम इसके कारण रेगिस्तान में चेंजेस क्यों आए हैं, तो इसलिए कि जो सहारा रेगिस्तान है वो किससे घिरा है, इन्हीं देशों से तो घिरा हुआ है। तो जब यहाँ लोग अपने तेल के उत्पाद के लिए आएंगे तो वहाँ जो उन्हें दिक्कत हो रही है उनकी क्या करेंगे, उनको विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे वहाँ को। तो उन्होंने क्या क्या किया वो देखेंगे। तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की संस्कृत शैली, जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। जो सहारा की संस्कृत है, जीवन शैली है, उसमें भी चेंजेस देखे जा रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, यानी कि यहाँ पे जो घर हैं वो मस्जिदों से ऊंचे और कांच की खिड़की वाले घर बन गए हैं। ऊँटों के प्राचीन मार्गों के स्थान पर क्या बन गए हैं, सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार पहले कौन करता था, ऊंट, अब कौन कर रहे हैं, ट्रक। देखो पहले रोड नहीं होंगे तो क्या होते थे, ऊंट काम करते थे। कौन काम करता था, ऊंट काम करते थे। पर अब रोड है तो आपके क्या चल रहे हैं, आपके ट्रक चल रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहे हैं, ट्रक चलने लगे। तो इस तरह से सहारा रेगिस्तान में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तुआरेंग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। जो तुआरेंग समुदाय था वो लोग क्या करते हैं, वो विदेशी पर्यटकों के लिए क्या करते हैं, मार्गदर्शन का काम करते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति लोग शहर जीवन की ओर जा रहे हैं। जो कई जनजाति हैं वो कहाँ जा रही हैं, शहर के जीवन के लिए जा रही हैं, जहाँ वे तेल गैस के कार्यों में क्या करती हैं, नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो चेंजेज आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, तो सहारा रेगिस्तान में जो चेंजेज आए हैं वो तेल के उत्पादन के कारण आए हैं। क्योंकि जो मिस्र है, अल्जीरिया है, लीबिया है, वो क्या है, वहाँ पे तेल के क्या मिलते हैं, तेल मिलता है। तो इस वजह से वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये फिर से एक बॉक्स है उसको पढ़ते हैं। कह रहा है जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, जो रेत है जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ क्या बनते हैं, वहाँ गर्त बन जाते हैं। अब कहोगे मैम गर्त क्या होती है, तो मान लो ये रेत है, ठीक है, ये रेत भरी हुई है। अब ये रेत उड़कर यहाँ गई, ठीक है, रेत उड़कर यहाँ गई तो ये इस तरह से ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। तो जब ये गड्ढे हो रहे हैं ऐसे वाले, मान लो इस तरह से उनका गड्ढा हो गया, ऐसे गड्ढा हो गया, तो ये क्या बन गए, ये ही आपके गर्त कहलाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो गर्त कैसे बनते हैं, तो गर्त बनते हैं, क्वेश्चन बनेगा गर्त का निर्माण कैसे होता है। तो गर्त का निर्माण कैसे होता है, रेत पवन के द्वारा उड़ा ले गई रेत से गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ क्या बन जाते हैं, वहाँ गर्त बन जाते हैं। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जो भूमिगत जल है वो क्या होता है, सतह पर आ जाता है। जब वो गर्त गहरी हो जाती है तो वहाँ का जो जल है वो भी सतह पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ यह मरुधान बनते हैं, क्या बनते हैं, मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुधान असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में
टैफिलालेट कौन सा मोरक्को में आपका हो जाता है, 1 मिनट। मोरक्को में क्या है, मोरक्को में टैफिलालेट मरुदान ऐसा ही एक विशाल मरुदान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि टैफिलालेट मरुदान कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है मोरक्को में। और क्वेश्चन बनेगा मोरक्को में जो टैफिलालेट मरुदान है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, तो वो हो जाता है 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और एक शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे गर्म रेगिस्तान के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्या, ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडे रेगिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठंडा रेगिस्तान क्या होता है, कैसे होता है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी जानेंगे, ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। कौन सा रेगिस्तान ठंडा है, तो लद्दाख आपका क्या हो जाता है, लद्दाख हमारा ठंडा रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है। गर्म रेगिस्तान में क्या होता है, सहारा रेगिस्तान हो जाता है। और ठंडे रेगिस्तान अगर पूछता है तो वो आपका लद्दाख हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो लद्दाख है वो उत्तर में किसके, उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत में स्थित है। यानी कि जो लद्दाख है वो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और दक्षिण में कहाँ स्थित है, जास्कर पर्वत पर स्थित है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। लद्दाख से होकर क्या होती हैं, अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें से कौन सी मुख्य है, सिंधु नदी प्रमुख हो जाती है। तो सिंधु की जो नदियां हैं, मैंने बताया मैं नदी के लिए एक अलग से क्लास लूँगी सेपरेट, तो उसमें मैं आपको 10-15 मिनट में नदियां क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। तो सिंधु नदी की, सहायक नदी, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की जो इंपॉर्टेंट नदियाँ उनकी मैं सहायक नदियों को एक बार में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें से क्या है, सिंधु इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नदियां क्या करती हैं, घाटियां गहरी घाटियां और महाखंड गौर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, यानी कि हिमानियां ही तो गौर्ज बनाती हैं। हमने पढ़ाया था ना कि समुद्र से बनने वाली आकृतियां, यानी कि अपरदन और अपरदन के कारण जो आकृतियाँ बनती हैं उनके बारे में पढ़ाया था ना कि नदी ये बनाती हैं, समुद्र ये बनाते हैं। उसमें हमने बताया था हिमानी क्या करते हैं, महाखंड गौर्ज का निर्माण करते हैं। और लद्दाख में कौन सी हिमानी है, तो लद्दाख में गैगरी हिमानी है। बहुत सारी हिमानी है, पर एनसीईआरटी में आपकी कौन सी हिमानी दी गई है, गैगरी हिमानी दी गई है। ये कहाँ है, ये लद्दाख में हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बॉक्स आपको समझाना चाहूँगी। लद्दाख शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो लद्दाख है वो 2 शब्दों से बना है। ला, पहला क्या है, ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा। पहले जो लद्दाख है 2 शब्दों से बना है, ला और प्लस दाख। तो ला का मतलब पर्वतीय दर्रा हो जाता है और दाख का मतलब क्या हो जाता है, देश हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से अधिक है। तो ध्यान रखेंगे, जो लद्दाख की ऊंचाई है कारगिल में कितनी है, 3,000 मीटर है, और काराकोरम में कितनी है, 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन घुमाएगा, कैसे घुमाएगा वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। अगर उसे घुमाना होगा तो वो यही लिख देगा कि लद्दाख में कारगिल में लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई है और काराकोरम में 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पाई जाती है। आप कहोगे स्टेटमेंट एकदम राइट है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, और आप ऐसे टिक लगा दोगे। जैसे ही आप टिक लगाओगे एग्जामिनर ऐसे टिक लगा देगा। जैसे ही ऐसे टिक लगेगा आपका जो 1 नंबर है वो कम हो जाएगा और आपका फेस ऐसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान से कानों से नहीं सुना है। ऐसे कान बड़े करके आपको सुनना है कि मैम क्या बता रही है, कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, उनको सुनना है। जब उनको सुनोगे समझोगे तब आपका ऐसे फेस होगा और आपका सीटेट क्वालिफाई हो चुका होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान से सुनिए, बकवासबाजी में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। तो कारगिल में कितनी है, 3,000 मीटर, काराकोरम में 8,000। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाएगा, कुछ अदर घुमाने के लिए कुछ आसमान से चीज़ें नहीं आएंगी, एनसीईआरटी से ही बनता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर जो मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन आप गलत करके आए ना तो समझ लेना, ठीक है।
अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, यानी कि जब ज़्यादा ऊंचाई पर लोग रहेंगे तो क्या होगा, शीतल और शुष्क हो जाएगी, यानी कि सर्दी होगी। ठीक है, आपको तो पता है ऊंचाई पर जाने पर क्या मिलते हैं हमें, ध्रुव मिलते हैं। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, यानी कि इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव है। जब जैसी जैसी ऊंचाई पर जाते हैं क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगी, सर्दी होगी। इस चीज़ का तो आपको पता है ना, पता होगा, बिल्कुल पता होगा, क्योंकि हर चीज़ मैं पहले से टैकल करवा चुकी हूँ, पहले से हर चीज़ समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझोगे, नहीं देखोगे क्लासेस तो यही होगा। फिर उन्हें डांट रही हूँ जिन्हें ये चीज़ें पता नहीं है। जिन्हें पता नहीं है वो जाके पहले एनसीईआरटी सीरीज पूरी स्टार्टिंग से देखिएगा। ज़्यादा लंबी लंबी क्लासेस नहीं ली हैं मैंने, जितना हो सकता है शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जाके वो क्लासेस देखिएगा और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। इस ऊंचाई पर वायु की क्या है, इस ऊंचाई पर वायु की परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो जो अत्यधिक जैसी ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या है, शीतलता बढ़ेगी और शुष्क होती है। जो वहाँ का टेम्परेचर है वो शीतल और शुष्क हो जाता है। और वायु की परतें, जो वायु है वहाँ की परतें कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है। और सूर्य की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है, यानी कि जो सूर्य की गर्मी है वहाँ की तीव्रता अत्यधिक महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कुछ ही अधिक होता है। तो देखो, ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी के दिनों में भी यहाँ का जो तापमान है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और रात के समय में क्या हो जाता है, रात के समय में 0 से लेकर -30 डिग्री से नीचे चला जाता है यहाँ का तापमान। 0 से लेकर -30 डिग्री नीचे चला जाता है यहाँ का तापमान। कहाँ का, लद्दाख का तापमान। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। गर्मी में, अब जब गर्मी में दिन के समय 0 डिग्री सेल्सियस है, रात के समय 0 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, तो सर्दी में क्या हाल होगा, तो सर्दियों में कितना रहता है, सर्दियों में हर समय दिन हो या रात हो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही यहाँ का टेम्परेचर रहता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। जो लद्दाख है वो हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम ही होती है। अब फिर से एक बॉक्स है, उसे पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास लद्दाख में ही स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी में सबसे ठंडे स्थानों में से क्षेत्र कौन सा है, अगर क्वेश्चन में ये आता है और लद्दाख और द्रास दोनों ही ऑप्शन में हैं, तो आपको द्रास ही टिक करना है, क्योंकि द्रास में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। बेसिकली द्रास जो है वो कहाँ पर है, आपका लद्दाख में ही स्थित है। बट जब क्वेश्चन में वैसे तो दोनों नहीं आएंगे, अगर बाई चांस आ भी जाता है लद्दाख और द्रास, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी द्रास को देनी है, यानी कि द्रास को ही टिक लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो सबसे ठंडे प्रदेशों में से कौन सा है, हमारा द्रास हो जाता है, जो कि कहाँ है, जो कि है आपका लद्दाख में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब ये देखो, ये आपका लद्दाख है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाती हूँ, टेंशन ना लो। ये लद्दाख है, ये है लद्दाख। ठीक है, क्या है, लद्दाख। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से देखो, ये सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, और क्या है, बारालाचा दर्रा, जो जिला दर्रा, ये दर्रे भी मैं आपको किसी क्लास में बताती हूँ। ठीक है, तो ये आपका लद्दाख स्थित है। और काराकोरम और कौन सी पहाड़ियाँ थी, वो यहीं पर वो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और फिर क्या है, 1 मिनट, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी कि जो वर्षा है यहाँ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मुश्किल से कितनी होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती है। आप सोचो 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा हो रही है तो क्या हाल होगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो ठंडा रेगिस्तान है वहाँ पे भी क्या है, वर्षा नहीं होती है। क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करते हैं, यानी कि जो क्षेत्र है वहाँ का वो बर्फीली हवाओं और तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करते हैं।
जाते हैं। सूर्य का ताप क्यों ज़्यादा लगता है? क्योंकि वहाँ पे वायु की परत क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, सुनना ध्यान से, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे। किससे? ऊष्माघात, या ऊष्माघात मतलब गर्मी और तुषारघात मतलब सर्दी, दोनों से क्या हो सकते हैं? आप ग्रसित हो सकते हैं। इस तरह बैठे कि क्या हो, आपकी जो छाया है वो आपके पैरों में पड़े। ठीक है, अब बॉक्स पढ़ लेते हैं। लद्दाख में खा पा चान भी कहते हैं। जो लद्दाख है उसको क्या कहते हैं? उसको खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लद्दाख को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा खा पा चान किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहते हैं। खा पा चान का जो अर्थ है वो क्या होता है? वो होता है हिम भूमि। ठीक है, अब जो लद्दाख है वहाँ की वनस्पति और प्राणी जाति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। जो चीरू या तिब्बत एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है, यानी कि विलुप्त जीव है, जो विलुप्त हो चुका है वो चीरू। और तिब्बत में क्या है? एंटीलोप एक प्रायः विलुप्त जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। जो इसका शिकार है वो शहतूश नामक ऊन है। ठीक है, शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में क्या होता है? अत्यधिक हल्का और अत्यधिक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वनस्पति, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति क्या है? विरल है। विरल मतलब बहुत कम है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपट, बिलो या क्या पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्या है यहाँ पे घाटी में सरपत हैं और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, यानी कि उगते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। जो लद्दाख है वहाँ पे विभिन्न पक्षियों की प्रजाति हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी? आपकी रॉबिन हो जाती है, रेड स्टार्ट हो जाती है, तिब्बत स्नो कॉक हो जाता है, और रेवन एवं हुप यहाँ पर पाए जाते हैं पक्षी। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बत, स्नोकॉक, रेवन और हुप, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जो है वो जंगली बकरी, भेड़, गाय नहीं, याक। लद्दाख में क्या पाई जाती है? जंगली बकरी होती है, जंगली भेड़ होती है, याक और विशेष प्रकार के क्या होते हैं? आपके कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं का दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। जो पशु हैं इनका दूध और मांस और खाल प्राप्त करने के लिए इन्हें पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग, जो याक का दूध है उसका उपयोग किसके लिए होता है? पनीर और मक्खन बनाने के लिए उपयोग होता है। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि लद्दाख के लोग पनीर और मक्खन किस जानवर के दूध से बनाते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा याक। या फिर क्वेश्चन बन जाएगा याक कहाँ पाई जाती है, तो वो हो जाता है लद्दाख में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भेड़ एवं बकरियों के बालों से क्या होता है? ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ये बॉक्स क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला वो सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। जो भाई बच्चे हैं जिन्हें इंटरेस्ट है मैच खेलने में, तो आप लोग कह सकते हो जो सरपत विलो का पेड़ है उसका बना मुझे बल्ला दे दीजिए थी। ठीक है, तो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस वाली लकड़ी से बनता है? सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ के लोग क्या हैं? क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यानी कि जो लद्दाख है, तिब्बत है और मध्य एशिया के जो लोग निवासी हैं, इनके बीच में कोई समानता है? पाते हैं कुछ समानता? नहीं पाते हैं? पाते हैं। क्या है? देखेंगे आगे। देखते हुए चलो, बस हर चीज़ को मैं समझा रही हूँ, आपको समझना है और हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, यहाँ अधिकांश लोग क्या हैं? या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। जो तिब्बत है, लद्दाख है, मध्य एशिया है, यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान होंगे या फिर क्या होंगे? बौद्ध होंगे। वास्तव में लद्दाख में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। यानी कि जो लद्दाख है उनमें अनेक बौद्ध मठ हैं और अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं? हेमिस,
थिक से लामा यूरू, ठीक है। तो हेम इज थिक से एवं लामा यूरू, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके बौद्ध मठ हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट है ये चारों नाम याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनाएगा तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। हेम इज थिक से या लामा यूरो कहाँ हैं आपके, ये बौद्ध मठ हैं जो कि लद्दाख में है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में, एक मिनट गाइस, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, कोई नहीं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी क्या करते हैं, यहाँ के निवासी गर्मियों में क्या करते हैं, जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक, जो यहाँ की जो शीत ऋतु है, ठंडी सर्दी का मौसम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, वे केवल घर एवं खेत का काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानें भी संभालती हैं यहाँ की औरतें। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, ध्यान रखना, लद्दाख की राजधानी क्या हो जाती है, लद्दाख की राजधानी लेह हो जाती है। लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हो, जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो सड़क से और वायु मार्ग से भली भांति जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ठीक है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं, तो जो दर्रे हैं उनको आपको पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं सेपरेट क्लासेस लेना है मुझे। आपको झीलें बतानी है, इम्पोर्टेंट धाराएं बतानी है, नदी बतानी है, दर्रे बताने हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगी। अगर NCERT में ही है तो कोई बात नहीं, अभी हमें 8 की NCERT भी तो पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन, देश विदेश के अन्य पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान, क्या क्या है पर्यटन, तो यहाँ पे गोपा दर्शन है, घास के मैदानों, हिमनदों की सैर, उत्सवों और अनुष्ठानों को देखने यहाँ के पर्यटक क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं, ठीक है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन बना रखा है। जो लद्दाख के लोग हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी प्रकृति के साथ संतुलन और समन्वय बना रखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण, जो जल है, ईंधन है, कमी के कारण भी आवश्यकता अनुसार या मिथ्यावहिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ व्यर्थ नहीं करते हैं यहाँ के लोग। अब ये वाला बॉक्स पढ़ लेंगे। बॉक्स क्या है, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। तो दर्रे इसमें बता दिए गए हैं। जो मनाली लेह राजमार्ग है वो 4 दर्रों से गुजरता है। पहला हो जाता है रोहतांग ला, दूसरा हो जाता है बारालाचा ला, तीसरा हो जाता है लुनगालाचा ला, और तीसरा फिर हो जाता है टंगलंग ला। तो ये आपके क्या हैं, आपके 4 दर्रे हो जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT में जो चीज़ गिवन है उन्हीं में से ज़्यादातर पूछेगा, ठीक है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। जो राजमार्ग है यहाँ का वो जुलाई से और सितंबर के बीच में ही खुलता है, जब बर्फ़ को हटा कर क्या करते हैं, मार्ग बना देते हैं, यानी कि बर्फ़ जम जाती है तो यहाँ पे लोग नहीं आ पाते। सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच ही यहाँ के राजमार्ग को खोला जाता है। यहाँ के दर्रे आपको याद रखना है, रोहतांगला, बारालाचा, लुनगालाचा और टंगलंगला। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, दर्रे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो बस आपको एक काम करना है, वो आपका काम रोज़ का है, लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर ज़रूर से करना है, और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। फीडबैक तो देना ही है, बिना फीडबैक के तो गाड़ी ही नहीं चलती, यानी कि पढ़ाने का मन नहीं होता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।